ऐसे केसेस में जब विक्टिम्स आपके सामने आके बयान देते हैं कि हम ट्रेन में बैठे थे, अचानक से ब्लास्ट सुनाई दिया, उठने की कोशिश की, भागने के लिए, पता चला हमारे पैर नहीं है। 5:30 और 6:30 के बीच में करीब 7 अलग अलग ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स में बॉम्ब फोड़े गए। 189 लोगों की मौत हुई, करीब 800 लोग घायल हुए, नेम हाथ पैर कट गए। 60 ट्रेनों में 7 मिनट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 2006 में मुंबई के ट्रेन धमाके जब हुए थे उस वक्त बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे और एडवोकेट युग चार्जी साहब, इन्होंने इस केस के डिफेंस को हाथ में लिया था और उसके बाद से आज तकरीबन 19 साल के बाद उन लोगों को इन्होंने बेगुनाह साबित कर दिया है हाई कोर्ट के अंदर। चार्जशीट डाली, केस शुरू हुआ और फिर बहुत अजीब सी घटना हुई। सबसे कन्विंसिंग सबूत इन लड़कों की इनोसेंस का ये है। तो फिर वो आरडीएक्स आया कहाँ से? जो पुलिस ने दिखाया कि इनसे आरडीएक्स जब्त हुआ है, ये पूरा प्लांट किया गया है एसीपी। क्या वो केस कभी भी टच किया गया? आज तक वो ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है। आप सोचिए, इट इज द लॉन्गेस्ट पेंडिंग टेररिस्ट ट्रायल इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। एक आदमी जेल में मर गया इनमें से, इंतजार करते करते अपील की सुनवाई के लिए। इतने बकवास सबूत और गवाह पेश किए कि कोई भी देख सकता है कि झूठे हैं। और सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने ये कैसे होने दी? ये सब सवाल उठते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज मेरे चैनल पे। आज आपको मैं एक बहुत ही बहादुर, दिलेर और फियरलेस लॉयर से मिलाना चाहता हूँ। बट इससे पहले कि मैं आपसे उनका परिचय कराऊं, मैं एक शेर आपको सुनाना चाहूँगा जनाब ज़फ़र इराकी साहब का। बहुत खूबसूरत शेर है जो इनकी शख्सियत को पूरी तरह से बयान कर देगा। शेर इस तरह से है: तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। अब जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे कि ज़फ़र रज़ा इराकी साहब क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी के बारे में। 19 साल 19 ईयर्स अगो 2006 में मुंबई के ट्रेन धमाके जब हुए थे उस वक्त बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे और एडवोकेट युग चार्जी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। इन्होंने इस केस के डिफेंस को हाथ में लिया था और उसके बाद से आज तकरीबन 19 साल के बाद उन लोगों को इन्होंने बेगुनाह साबित कर दिया है हाई कोर्ट के अंदर अपनी लगातार कोशिशों से और जद्दोजहद से। ये सारा माजरा, ये सारा बयान हम जनाब चौधरी साहब की ज़बानी सुने तो बहुत अच्छी बात होगी। जनाब नमस्कार। सो चौधरी साहब, ये 2006 में जो ब्लास्ट हुए थे ट्रेन में, क्या हुआ था? थोड़ा सा एक आप उसके बारे में बता सकें संक्षेप में? हुसैन, पहले मैं करेक्शन करता हूँ। ये ट्रायल जब ये केस हुआ शुरुआत में, जी, तब शाहिद आजमी साहब थे इस केस में। अच्छा, उनका इंतकाल हुआ, उनको वो मारे गए। जी, जो शॉट डेड, हाँ, गोलियां से जी, किसी ने उनको मार दिया। जी, उसके बाद ट्रायल वहाब खान और शरीफ शेख साहब ने जी, संभाली है। जी, पूरी ट्रायल इन दोनों ने चलाई। जी, मैं ट्रायल काफी हो चुका था जी, जब ये मेरे पास आए सलाह के लिए। जी, उस टाइम पे एक मुद्दा उठा था जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जी, उस मुद्दे को लेकर वो मेरे पास सलाह के लिए आए। उस मुद्दे पे मैंने उनको सलाह दी जी, और फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जीते हम। जी, और उसके बाद मैं ट्रायल से जुड़ा रहा। मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि शुरू का और काफी लंबा काम ट्रायल का जो ग्राउंड वर्क था, जी, जिसके कारण हाई कोर्ट में हमें सफलता मिली, जी, ये वहाब साहब और शरीफ साहब ने अच्छा, की है। अच्छा, मैंने इतना ऐसा केस नहीं देखा जो इतने 6 महीने लगातार दिन पे दिन हाई कोर्ट में चला हो। अच्छा, इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग अपील इन द हिस्ट्री ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोसीडिंग इन द हिस्ट्री ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। अच्छा, और दूसरी चीज, इतना भारी रिकॉर्ड जिसमें करीब 180 वॉल्यूम थे हमारे पेपर बुक के, मैंने किसी केस में नहीं देखा। केस जब अपील शुरू होने वाली थी और मैंने 180 वॉल्यूम देखे, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, मैं पैरालाइज जैसे हो गया। ये सबसे बड़े चैलेंजेस थे हमारे सामने। अभी आपका जो सवाल था हुसैन साहब कि हुआ कैसे, 2006 में क्या हुआ। जी, बॉम्बे में जो लोकल ट्रेन है, बॉम्बे की लाइफलाइन है। राइट, सुबह लोग सबब से साउथ बॉम्बे आते हैं काम पे, जी,
तो साउथ की ट्रेनें पैक रहती हैं और शाम को काम खत्म करके यही लोग वापस नॉर्थ बाउंड ट्रेन जाते हैं, सबर्ब्स घर जाते हैं। तो 5 बजे से लेके करीब 8:30 बजे तक ये ट्रेन ठसाठस भरी भरी रहती है। बिल्कुल। 11 जुलाई 2006 को 5:30 और 6:30 के बीच में करीब 7 अलग अलग ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स में बॉम्ब फोड़े गए। 189 लोगों की मौत हुई, जी। करीब 800 लोग घायल हुए, हाथ पैर कट गए उनके। 7 मिनट के अंदर 60 ट्रेनों में 7 मिनट में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। जी। जब ये ब्लास्ट हुए, ETS ने को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया था। जी। उस टाइम पे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था एक आदमी, किशन शेंगाल। जी। उन्होंने ये ज्यादातर इन लड़कों को अरेस्ट किया। शेंगाल, ये लोग निर्दोष थे और किसी तरह से इनका कोई रिश्ता नहीं था इस बॉम्ब ब्लास्ट से, फिर भी इनको अरेस्ट क्यों किया गया? पुलिस के हाथ में कोई क्लू, कुछ पता नहीं चल रहा था कि किसने किया। जी। तो इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे। उनको लगा चलो कुछ सिमी के लोगों ने उनको इंटेरोगेट करते हैं, वहां से कुछ क्लू मिलेगी। जी। तो इनमें से उनका ये कहना है कि इनमें से कुछ लोग सिमी के मेंबर थे, फिर इनमें से कोई लोग उनके दोस्त रिश्तेदार थे। जी। इंटेरोगेशन करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर फिर जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने उनको ये फैसला किया और ये फैसला मुंबई पुलिस कमिश्नर AN रॉय से लेकर डाउनवर्ड सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी। रघुवंशी जो ATS के चीफ थे और ये IO ACP किशन सेंगाल, जी। इन सब की जिम्मेदारी होती है, इसको जवाबदारी उनकी है। इन्होंने इनको गिरफ्तार किया, इनके खिलाफ फॉल्स विटनेसेस, झूठे गवाह और झूठे सबूत बनाए गए, पेश किए गए और चार्जशीट दर्ज की गई। कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? 13 लोग, अच्छा। और सब 20, 25, 30 साल की उम्र के थे। इनमें से एक की शादी हुई थी, अभी नई शादी हुई थी। इनमें से कई लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, बात ही नहीं की थी, कोई बंबई नहीं आए थे कभी। ये तो थे जैसे एवान कमाल, बिहार का रहने वाला। जी। अभी चार्जशीट डाली, केस शुरू हुआ और फिर बहुत अजीब सी घटना हुई। जी। 2008 में राकेश मरिया साहब जो क्राइम ब्रांच के हेड थे, जी। वो एक अलग केस की जांच कर रहे थे इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ, जिन्होंने गुजरात में कुछ, उनका कहना है, बॉम्ब ब्लास्ट किए थे और वहां के बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी की ईमेल बंबई से भेजी गई थी। अच्छा। तो क्राइम ब्रांच इस केस की जांच कर रही थी और उनके हाथ कुछ लोग पड़े, उनको गिरफ्तार किया, जिन जिन उनका कहना है कि एक इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे। और उनकी जांच में ये पता चला कि ये बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट इन लोगों ने किया है और इनके अलावा ये मतलब, और ये जो दूसरे 13 लोग को गिरफ्तार किया, इन्होंने नहीं किया है। अच्छा। अभी सोचिए, राकेश, एक विंग मुंबई पुलिस का ये कह रहा है ATS कि ये 13 लोग जो सिमी से जुड़े हुए थे, इन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया। जी। और एक मुंबई पुलिस का दूसरा विंग, क्राइम ब्रांच, उन्होंने एक चार्जशीट डाली है उसी कोर्ट में। अच्छा। और उसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए, जी। जो दिखलाता है कि ये ब्लास्ट इन लोगों ने नहीं किया बल्कि इंडियन मुजाहिदीन ने किया है। अच्छा। 2 contrary charge-sheets जी। for the same offense जी। filed in the same court through the same prosecutor through 2 different wings of the Mumbai police. In a Saying gap of 2 two- years. In a gap of 2 years. Saying 2 entirely different groups of people have done the same offense. अच्छा। अब सोचिए, अगर ये कहते हैं मॉकरी ऑफ जस्टिस, जी। ये नहीं है तो क्या है? हम्म। जज ने इसको अनदेखी कर दी, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अच्छा। ट्रायल चला, विटनेसेस तो टूट ही रहे थे, मगर एक चीज आपको समझनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि टेरर केस में ट्रायल कोर्ट पे इतना प्रेशर होता है, मीडिया का, पब्लिक का, विक्टिम्स का, जी। कि इंडिपेंडेंस बनाए रखना जो जुडिशरी का बहुत से सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है, जी। वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अफसोस की बात है, मगर सच है। बड़े केसेस में, गंभीर केसेस में, टेरर केसेस में ट्रायल कोर्ट जजेस अक्सर सरकार का रबर स्टैम्प बन जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि ऐसे केसेस में जब विक्टिम्स आपके सामने आके बयान देते हैं कि हम ट्रेन में बैठे थे, अचानक से
ब्लास्ट सुनाई दिया। उठे, उठने की कोशिश की, भागने के लिए, पता चला हमारे पैर नहीं है। और जब जज यही सुनता रहता है, एक के बाद एक गवाह के कह रहा है, इतना रिवल्शन आ जाता है इंसान में, जी इतना गुस्सा आ जाता है, और ये जायज जायज नहीं है मगर नेचुरल है कि आदमी की जुडिशियल सेंसेस नम हो जाती है। जी और ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूटर्स इसको ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के भी पेश करते हैं ताकि जज पे असर हो। अच्छा बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम मिलते हैं ऐसे जजेस जो इतने मैच्योर हैं कि उसको विथस्टैंड कर सके। तो ये कारण होते हैं, ये दो कारण, मेन कारण है कि ऐसे केसेस में जब झूठे इंसान को पकड़े, गलत इंसान को पकड़ा जाता है, झूठे सबूत पेश किए जाते हैं, तो जजेस कैसे कन्विक्ट करते हैं। अभी इस केस में मैं कह रहा हूँ, झूठे सबूत, झूठे गवाह पेश किए गए, इसको अगर आम आदमी भी देख ले, आम आदमी हंसने लग जाएगा। इतने बकवास सबूत और गवाह पेश किए हैं कि कोई भी वो देख सकता है कि झूठे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ नमूने बताऊंगा, तो फिर जज ने कैसे नहीं देखा? जज तो ट्रेंड आदमी है। और प्रोसिक्यूटर क्या कर रहा था, और सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने ये कैसे होने दिया? ये सब सवाल उठते हैं। तो जब इन लोगों ने गिरफ्तार किया, तो आप जो बता रहे हैं कि सिमी और जो है इंडियन मुजाहिदीन, ये दोनों बातें जब शुरू हुई, तो आपका पहला लाइन ऑफ डिफेंस क्या था? हाउ डू यू स्टार्ट विद दैट? हर ट्रायल में डिफेंस लॉयर का पहली कोशिश ये होती है कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को झूठा साबित करे, दिखाए कि ये झूठ है। जी तो वो तो क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए होता है, जी वो तो उन्होंने किया। जी फिर इन लड़कों ने जो बहुत बहुत मेहनत की, और जिसके जरिए प्रोसिक्यूशन की झूठ सामने आई, जी ये इतनी मेहनत की, इतने आरटीआई और इतने बढ़िया आरटीआई डाले, और जो इन्फॉर्मेशन निकाला वो आरटीआई के बावजूद भी ये लोग देने को तैयार नहीं थे। जी अपील डाले, सेकंड अपील डाले, जी वो इन्फॉर्मेशन निकाली उन्होंने। क्या इन्फॉर्मेशन आरटीआई में? प्रोसिक्यूशन का सोचो केस है कि फलाने दिन पे 12 बजे से 3 बजे के बीच में दोपहर में जेल में टीआई परेड, पहचान परेड कंडक्ट किया गया। जी ये परेड जो हुआ, इनमें ये 12 आरोपियों को, एक के बाद एक काफी आरोपियों को, इनमें से उनको बैरक से निकाला गया, रखा गया, और एक के बाद एक उनकी पहचान हुई। विटनेसेस ने इनको पहचाना, और 3 बजे करीब, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट टाइमिंग याद नहीं है, करीब 2.5-3 घंटे वो परेड रूम में थे और परेड के आसपास थे, और परेड चली। इन लड़कों ने जेल में आरटीआई डाला जी कि आप अपने, हमें जेल बैरक रजिस्टर दीजिएगा इस दिन का, जिस दिन परेड हुआ। वो क्या होता है, हर बैरक के बाहर एक हवलदार होता है, रजिस्टर के साथ बैठता है, ये ऑफिशियल रजिस्टर होती है। जी उस रजिस्टर में उसको एंट्री करनी पड़ती है। जब भी कोई भी कैदी उस बैरक से बाहर जाता है, जी कहीं और बैरक में, कोई दूसरे बैरक में, या कोर्ट, जेल में, वो ऑफिशियल काम में ऑफिस पे बुलाया हो, या कोर्ट जाता है, जेल के बाहर जाता है, उस बैरक रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है। गेट एंट्री अलग होती है जब जेल के बाहर जाता है, बट बैरक छोड़ता है तब बैरक रजिस्टर में एंट्री होती है जब बाहर जाता है, और जब वापस आता है वापस दोबारा एंट्री होती है अंदर आने की। अच्छा तो उन्होंने ये जेल रजिस्टर की आरटीआई में मांग की। ये रजिस्टर जेल वाले मेंटेन करते हैं, ये उनकी डॉक्यूमेंट है, ये नहीं कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, इनकी डॉक्यूमेंट। जी ये दिखाता है कि ये इन लोगों को, जो जेल में थे कैदी, उनको 3 मिनट 4 मिनट के लिए बाहर निकाला गया बैरक से, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और वापस रखा गया। प्रोसिक्यूशन का केस है कि 2.5-3 घंटे के लिए बाहर निकाला गया और उनका पहचान परेड कराया गया। पूरा प्रोसिक्यूशन केस को झूठा साबित करा देता है। मैं आपको और बताता हूँ। जी प्रोसिक्यूशन का केस है कि कोई डीसीपी, कोई भी नाम ले लो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, उसने कोई फलाने आरोपी, हमारे केस के कोई आरोपी का कन्फेशनल बयान, सेक्शन 18 MCOC में कन्फेशनल बयान फलाने दिन ये टाइम से ये टाइम पर रिकॉर्ड किया। जी उन्होंने पूरा बयान बनाया, टाइम लिखा, स्टैम्प किया, सब कुछ, आके गवाह दी, सौगंध खाद के गवाह दी कि ये टाइम से ये टाइम इस दिन पे मैंने इनका बयान रिकॉर्ड किया। कहाँ रिकॉर्ड किया? मैंने ऑफिस में, अपने ऑफिस में रिकॉर्ड किया। इन लड़कों ने इस डीसीपी की व्हीकल लॉग बुक आरटीआई में मंगाई, और मिली भी, जो दिखाता है कि उस दिन
दोपहर से रात तक, देर रात तक ये डीसीपी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए कहीं और मौजूद था। उस दिन प्रधानमंत्री जी बंबई आए थे, उस दिन वो ऑफिस में था ही नहीं, उस टाइम पे कहीं और मौजूद था। उसकी लॉग बुक दिखाती है, उसका साइन है उस पे, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, वहां से आ गया, इस टाइम पे यहाँ था, साइन है डीसीपी को उस लॉग बुक पे। अब कहाँ, बताइए। ऐसे एक नहीं, कम से कम 100-200 ऐसे आरटीआई उन्होंने निकाले जी जो पूरी तरह से साबित करते हैं कि ये झूठे गवाह और झूठे सबूत पेश किए गए। मैं आपको एक दो और बताता हूँ। जी एक इम्पोर्टेंट विटनेस आके बोलता है कि मैं उस दिन ट्रेन पे था और मैंने फलाने इस आरोपी को देखा, उसमें वो ट्रेन पे था और उसने एक बैग रखा ट्रेन में और फिर बिना बैग लिए उतर गया। तो उसे पूछा गया, आप ट्रेन पे कैसे आए, क्यों आए? तो तुम वहां रहते नहीं हो? नहीं। और आपका वहां काम भी नहीं है रोज? नहीं। वहां क्यों आए? मैं अपने दोस्त को मिलने गया था। आपका दोस्त का नाम क्या है? मेरे दोस्त का नाम है बबन रणखंबे। अच्छा, आपका दोस्त कहाँ है, कहाँ मिलने गए थे? मैं ईएनटी हॉस्पिटल में मिलने गया था। क्या टाइम मिलने गए थे? ये टाइम पे मिलने गया था। अच्छा, आपका दोस्त वहां क्या करता है? मेरा दोस्त वहां काम करता है। अच्छा, आरटीआई लगाया। उस दिन ये आदमी जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसको मिलने गया, वो छुट्टी पे था। उस दिन वो लीव पे था, उसकी पगार काटी गई थी, काम पे आया ही नहीं। ऐसे बहुत से मैं आपको एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ। तो ऐसे कुछ फॉरेंसिक्स में भी तो होगा इस तरह से, जो चीज़ें जो उनकी केस के साथ मैच नहीं कर रही होंगी, ऐसे कुछ डिटेल्स आप बताएं। इनको पकड़ा गया, ठीक है, पुलिस ने इनको पकड़ा। अभी कानूनी तौर पर उनको हर 15 दिन पुलिस को इनको पेश करना पड़ता है रिमांड मैजिस्ट्रेट के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने, रिमांड लेने के लिए, फर्दर रिमांड टू पुलिस कस्टडी, ताकि और जांच की जाए इनके साथ। जी और मैजिस्ट्रेट को बताना पड़ता है, ट्रायल कोर्ट को बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या अभी तक से उनका क्या प्रोग्रेस रहा है। जी क्योंकि अगर प्रोग्रेस नहीं रहा तो फिर और रिमांड का है, क्योंकि आपको और कस्टडी क्यों मिलेगी, जी तो उनको बताना पड़ता है। तो एक के बाद एक करीब 15-20 रिमांड एप्लीकेशंस में पुलिस एटीएस ने रिमांड एप्लीकेशन में लिख के कहा कि हमने इनके मोबाइल फोन सीज किए हैं, हमने इनके मोबाइल फोन के सीडीआर मंगाए हैं। सीडीआर कॉल डेटा रिकॉर्ड होता है। कॉल डेटा रिकॉर्ड दिखाता है कि आपने कब किससे बात की, कौन से नंबर से बात की, कहाँ फोन लगाया, जब फोन किया तो आप कहाँ थे, फोन लगने जिसको फोन किया वो कहाँ था, कितने कितने दौरान कितने मिनट बात की, ये सब सीडीआर दिखाता है। तो उन्होंने कहा कि हमें इनके सीडीआर मिले हैं, हम सीडीआर की जांच कर रहे हैं। सीडीआर दिखाता है कि ये आपस में एक दूसरे से टच में थे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। दिखाता है कि ये लोग लश्कर तैयबा पाकिस्तान के से कांटेक्ट में थे। ये लोग पाकिस्तान गए थे आर्म्स ट्रेनिंग के लिए, उनके हैंडलर्स के साथ फोन पे कांटेक्ट में थे। ये बार बार कहा इन्होंने, मगर जब वक्त आया चार्जशीट फाइल करने का, जी तब इन्होंने सीडीआर फाइल नहीं की चार्जशीट के साथ। हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल एविडेंस थी जी इनके खिलाफ। पुलिस के लिए सबसे बेहतर एविडेंस यही थी। जी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, झूठ कैसे बोलेगी? विटनेस झूठ बोल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थोड़ी ना झूठ बोल सकती है। जी और ये अलग अलग फोन कंपनीज में मेंटेन किया, ये पुलिस ने तो नहीं बनाया। जी तो अगर हकीकत सच में ये ऐसा था तो उनको फाइल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं फाइल किया। बार बार इन लड़कों ने अर्जियां की कोर्ट में कि हमें इनको ये जो सीडीआर हैं जिनके जिक्र किया बार बार रिमांड में, हमें सीडीआर की कॉपी दें, ये दिखाएगा कि हम निर्दोष हैं। वो बार बार इन्होंने जवाब दिया कि हम रिलाई नहीं कर रहे सीडीआर को, हम नहीं देंगे। और बार बार यही जवाब दिया उन्होंने। करीब 6-7 अर्जियां की लड़कों ने सीडीआर मांगने की कोर्ट से, और हर अर्जी का जवाब यही था कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम रिलाई नहीं कर रहे, हम क्यों दे। अंत में लड़कों ने अर्जी की कि देखिए, आपको जज साहब से कहा अर्जी में, यदि आप हमें अभी नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, आप इनसे लेके रख लीजिए सीडीआर, क्योंकि ये लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। इस अर्जी को भी रिजेक्ट कर दिया जज साहब ने। एक के बाद एक 6-7 अर्जियां, से 7 अर्जियां कम से कम रिजेक्ट। उसके बाद जब आखिरी अर्जी रिजेक्ट हुई, 7वीं या 8वीं अर्जी रिजेक्ट हुई, तब आप हाईकोर्ट गए, चैलेंज हमने किया। तब मैं केस में आया पहली बार, वहाब शरीफ मेरे पास आए केस में मदद के लिए। जी तब हमने हाईकोर्ट में चैलेंज डाली
और जब चैलेंज डाली तो ये थिप्से साहब के सामने केस आया। तो पहले तो एक के बाद एक प्रोसिक्यूटर बदलते रहे, फाइनली उन्होंने एडवोकेट जनरल, स्टेट के एडवोकेट जनरल को बुलाया केस के लिए, दरायस खंबाटा जी। और वो केस कोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि सर मैं मानता हूँ कि इनको सीडीआर मिलना चाहिए, बहुत गलत तरीके से इनको नहीं दिया, ये बिल्कुल गलत है, देना चाहिए, हम देंगे। तो जज साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये बहुत फेयर कंसेस स्टेटमेंट किया है आपने, आप दे दीजिए, ठीक है, अगले 7 तारीख पे हमको दे देंगे, थोड़ा वक्त दीजिए, हम हमको अगली तारीख पे दे देंगे। अगली तारीख पे यही महोदय कोर्ट पे पेश होके एक एफिडेविट फाइल करते हैं, कहते हैं कि हमने सीडीआर डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर डिस्ट्रॉय कर दिया, कब किया, तो हमने बहुत पहले किया। तो जब एक के बाद एक आपने जवाब दिया हमारी अर्जियों पे, तब क्यों नहीं कहा नहीं है सीडीआर? देने का सवाल ही कब कैसे उठता है अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है? और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे डिस्ट्रॉय होती है भाई? क्यों डिस्ट्रॉय किया आपने? आदमी कब कुछ डिस्ट्रॉय करता है? जब उसके खिलाफ है, जब उससे खतरा लग रहा है उससे। जी। और ये सोचिए, ये जो सीडीआर है, ये इस बात का सबूत, इनके खिलाफ सबूत था, और वो वांटेड अक्यूज के खिलाफ सबूत था जो पाकिस्तान में है। जी। असल में ये लोग लश्कर ए तैयबा के साथ कांटेक्ट में थे, तो ये लश्कर ए तैयबा के खिलाफ सबूत था। जी। ये डिस्ट्रॉय कभी नहीं करते, ये तभी डिस्ट्रॉय करते जब ये सीडीआर दिखाता कि हम निर्दोष हैं। जो ये लोग कह रहे हैं कि हम ये दिन पे यहाँ चर्चगेट स्टेशन पे बॉम्ब रखने ट्रेन में गए थे, ये झूठ है। ये कह रहे हैं कि हम ये दिन पे आपस में साजिश करने के लिए यहाँ मिले थे, ये भी झूठ है। आपस में फोन पे कांटेक्ट में थे, ये सब झूठ है। सीडीआर इनके सारे बहस को ग्राउंड्स को फॉल्सिफाई करता, इसीलिए उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। What about those confessional statements जो अक्यूज ने जो किए थे बाद में और जो पेश हुए? इंडिया में आम केसेस में पुलिस को कन्फेशन, जो पुलिस रिकॉर्ड करती है पुलिस कन्फेशन, वो एडमिसिबल नहीं है। जी। क्योंकि पार्लियामेंट भी कहता है और जजेस भी कह रहे हैं कि पुलिस जब बयान देती है कि इस आदमी ने मुझे कबूली बयान दिया, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता एज फार एज कन्फेशन आर कंसर्न। जी। मगर ताजुब की बात है कि आम केस में जो कन्फेशन इनएडमिसिबल होता है, वो बड़े केस में, भारी केस में एडमिसिबल अचानक से हो जाता है। क्योंकि भारी केसेस के लिए एक नया लॉ निकाला एमसीओसी है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसमें कन्फेशंस पुलिस टू पुलिस ऑफिसर्स जी। आर एडमिसिबल। तो आम तौर पे कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है, मगर बड़े केस में कन्फेशन एडमिसिबल हो जाते हैं। जबकि लीगल प्रिंसिपल ये है कि द ग्रेवर द क्राइम द हायर द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, जी। बट फॉर ग्रेवर क्राइम द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हैज बीन रिड्यूस्ड। तो नाउ कन्फेशंस आर एडमिसिबल इन दीज एमसीओसी केसेस, जी। कन्फेशंस मेड टू पुलिस ऑफिसर्स बिकम एडमिसिबल। इन्होंने ये 10 करीब कन्फेशंस कोर्ट में पेश की है। उनका ये कहना था कि इन सब कन्फेशन में ये अक्यूज वॉलंटरली खुद, मतलब बिना किसी प्रेशर के, इन्होंने जाके कन्फेशन दिया इन मैजिस्ट्रेट डीसीपी को, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस कोर्ट पे आके उन्होंने बयान दिया कि सौगंध खा के कि इन पे कोई प्रेशर दबाव नहीं था। मैंने पूछा किसी ने आपको मारा डराया, उन्होंने बोला नहीं, और राजी मतलब अपनी खुशी से इन्होंने जाके कन्फेशन दिया है। जी। तो फिर से दोबारा सवाल पूछे ये जानने के लिए कि वो कोई प्रेशर डाला गया है या खुशी से कर रहे हैं, तब जाके मैंने कन्फेशन रिकॉर्ड किया और उसके बाद डायरेक्शंस दिए, और ये सब मैंने सब रिकॉर्ड किया है, सारे सवाल जवाब रिकॉर्ड किए, और जो भी ऑर्डर दिए थे सबको मैंने रिकॉर्ड किया इसी कन्फेशन में, और सब मैंने अपने दिमाग से सोच के सवाल जवाब लिखे, जी। रिकॉर्ड किया, ऑर्डर लिखे, रिकॉर्ड किया। किसी ने मुझे कोई फॉर्मेट नहीं दिया, किसी ने मुझे कोई प्रोफोमा नहीं दिया। मगर इसके बावजूद भी जब आप देखो तो सारे सवाल जवाब कन्फेशन में एक ही जैसा है, वर्ड टू वर्ड। अभी देखिए सर, इसमें करीब 11 कन्फेशंस हैं और 7 डीसीपीज ने रिकॉर्ड किए हैं, अलग अलग दिन, अलग अलग टाइम। जी। एक जैसे कैसे हो सकते हैं सारे सवाल जवाब? सवाल भी और जवाब भी एक सबके। जाहिर है कि कट पेस्ट जॉब किया है, कॉपी पेस्ट किया है, जी। इन पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। पूरी पूरी तरह से बनावट है, बनावटी है, फेक है। इतना इनको टॉर्चर किया गया है। मैं आपको एक चीज सबूत दिखाता हूँ। तो क्या है, जब ये पुलिस के कस्टडी में है तो पुलिस को उनको हर 2 दिन डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। डॉक्टर, उनका ये कहना है कि डॉक्टर उनको पूरी तरह से एग्जामिन करता है, बदन पे कोई भी घाव चोट हो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखता है, नहीं है तो वो भी लिखता है, जी। और उनसे पूछता है कि आपको पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेंट है टॉर्चर का, वो भी लिखता है, अगर कोई कंप्लेंट देता है तो लिखता है। जी।
तो उन्होंने करीब 200-300 सर्टिफिकेट्स ऐसे प्रोड्यूस किए जी दिखाने के लिए कि कोई कंप्लेंट नहीं था। उनको इतने बार एग्जामिन किया गया क्योंकि वो करीब 2-3 महीने 80 से 100 दिन करीब पुलिस कस्टडी में रहे। 80 दिन, 100 दिन नहीं, करीब 80 दिन पुलिस कस्टडी में रहे, 70-80 दिन। और उनको हर 2 दिन ले गए हम पुलिस कस्टडी का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए ये सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आए हैं, डॉक्टर ने साइन किए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हैं। दिखाता है कि इनकी बदन पे कोई चोट नहीं थी और ना ही इन्होंने किसी ने शिकायत की पुलिस के खिलाफ। काफी मजबूत सबूत दिखता है। ये गवर्नमेंट डॉक्टर झूठ क्यों बोलेंगे? जी मगर असल में क्या हुआ कि जरूर ये झूठ बोला डॉक्टर ने, और पुलिस ने इनसे झूठ बुलवाया है और झूठे सबूत बनवाए हैं। और ये कैसे सबूत साबित होता है ये देखिए। एक दिन जब ये पुलिस कस्टडी रिमांड चल रहा था तो साजिद मगरूब अंसारी की माँ कोर्ट आई, अक्यूज नंबर 7, और उन्होंने कहा कि देखिए सर, जज साहब से कहा, अर्जी दी कि कल पुलिस मेरे बच्चे को लेके घर आई थी जांच करने के लिए। मैंने देखा मेरे बच्चे के बदन पे घाव थे। मैं कुछ शिकायत नहीं करना चाहती, मैं ना ही जामीन मांग रही हूँ, बेल मांग, कुछ नहीं, रिहाई नहीं मांग रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ जज साहब, इसकी चोटों का इलाज करा दीजिए, दवाई दे दीजिए, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करा दीजिए, बस उतना ही। तो जज साहब को बहुत रीजनेबल लगा है, महिला और भी कुछ मांग सकती थी मगर नहीं, सिर्फ ट्रीटमेंट मांग रही है तो जरूर कुछ होगा। तो जज ने ऑर्डर किया कि अकूज को मेरे सामने पेश करो। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने नहीं पेश किया। कैन दे रिफ्यूज? ये पेश ही नहीं किया। अरे ये सब टेरर केस में ये लोग कुछ भी करते हैं और कोर्ट चुपचाप। तो he didn't produce. But how can a court's order be? It shows what it shows. You can see yourself what it shows. जी It also shows a guilty mind. Why did you not produce? जी डर किस बात का था आपको? जी चीफ पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आए, राजा ठाकरे, और जज साहब से कहा उन्होंने, और ये सब रिकॉर्ड है उसका, कि देखिए जज साहब, ये जो है अर्जी ये फ्रिवलिस है, वेक्सेशियस है, टाइम वेस्टिंग है, और ये पुलिस को डिमोरलाइज करने के लिए की है। आप प्लीज इस पे जरा भी ध्यान मत दीजिए, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। जी और जज साहब ने कहा देखिए, तो आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं डाल रही, सिर्फ इतना कह रही कि मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, आपको क्या इतराज है मेडिकल ट्रीटमेंट से? तो उसने कहा नहीं, ये सब पुलिस को डिमोरलाइज करने के लिए कहा है, किया है। आप देखिए, ये पिछले 10 दिनों के 5 मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपको मैं दिखा रहा हूं। जी और उसने एक के बाद एक 5 मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट के सामने दी। एक में भी इस पे कोई चोट नहीं है और एक में भी किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। सब डॉक्टरों ने बनाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर, जीटी हॉस्पिटल और साइन हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल। ये देखो, 2 अलग अलग हॉस्पिटल्स के सर्टिफिकेट्स हैं, भाभा हॉस्पिटल। तो ऐसे उसने सर्टिफिकेट दिखाए 5 पिछले 10 दिनों के। जी जज ने कहा देखिए, आपकी बात भी सही है, मगर माँ कह रही है कि सिर्फ ट्रीटमेंट कराना है तो मैं ना नहीं बोलूंगा। मैं उसको इंडिपेंडेंट जेजे हॉस्पिटल भेज रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए, ये मेरा फैसला है। तो भेज दिया। वहां से रिपोर्ट आई 11 इंजरीज, और ऐसे ऐसे इंजरीज जो आप अंधे हो तो भी आपको दिख जाएगा। आंखों के नीचे दोनों आंखें काली, दोनों आंखें काली। जी वो मेडिकल ऑफिसर जो बना रहे थे एक के बाद एक, वो क्या अंधे थे क्या? नहीं दिखता था उनको। They have betrayed the oath that they have taken by making these false medical certificates, and they have betrayed the trust the people and the judges have placed in these doctors that they will make honest certificates. एक बार जब जज साहब ने ये देखा, जी हाईकोर्ट ने, इन्हें जब ये एक देखा, जी तो फिर उनको बाकी सर्टिफिकेट्स पे विश्वास उठ गया जो पुलिस ने पेश किए थे दिखाने के लिए। जी और बाकियों में भी इधर उधर कुछ चोटें थी। 13 में से करीब 8 या 9 ने कोर्ट में आके बयान दिया है ओथ पे, डिफेंस विटनेस के रूप में, और कहा मुझे क्रॉस एग्जामिन करो। और उन्होंने डिटेल्ड दिया, बताया कि कब कैसे किसने मेरा टॉर्चर किया है। और ये आप पढ़ेंगे ना, वेरी डिफिकल्ट टू रीड इट, इट्स वेरी मूविंग एंड वेरी अपसेटिंग। तो ये कन्फेशन ऐसे प्रोक्योर किए जाते हैं। मैं आपको एक और बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ जो साफ बयान करता है जी कितना झूठा ये केस था। जी पुलिस ने एक गवाह को पेश किया कोर्ट में, PW74, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 74, जिसका नाम था विशाल किशोर परमार। उसने कहा सौगंध खाके कि मैं 11 जुलाई को
ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। मैंने देखा ये आदमी आरोपी एहतेशाम अक्यूज नंबर 4 ट्रेन में था। उसके हाथ में एक रैगजीन का बैग था, उसने लगेज कंपार्टमेंट में रखा। चर्च गेट पे आया, मैं भी चर्च गेट पे चढ़ा था, और फिर मैंने देखा वो दादर पे उतर गया बिना बैग लिए। और फिर बाद में उस ट्रेन, मुझे पता चला उस ट्रेन में मैं भी उतर गया थोड़ी देर बाद, और फिर बाद में पता चला ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। मुझे समझ में आ गया उस आदमी ने बॉम्ब रखा है। जी 3 महीने चुप रहा। हम्म। पुलिस को मैंने जैसे कहा शुरुआत में कोई सबूत नहीं मिल रहा था। जी 100 दिन के बाद आके पुलिस में ये बयान देता है, 100 दिन के बाद, कि ये सब ऐसे मैंने देखा। पुलिस का ये कहना है कि PW74 में एहतेशाम को ट्रेन में RDX प्लांट करते हुए देखा है। पुलिस का ये भी कहना है कि जब A6 आरोपी नंबर 6 मोहम्मद अली, उसके घर की जांच ली गई शेंगाल साहब के द्वारा सुपरविजन में, तो वहां उसके खटिया के अंदर से, नीचे से RDX मिला, RDX ट्रेसेस मिले। और वो सर्च और सीजर RDX का हमने पब्लिक विटनेस मुकेश रबाडिया के सामने किया है। ये RDX जो जब्त किया मोहम्मद अली के घर के, जो पंचनामा बनाया है, वो हमने मुकेश रबाडिया के सामने किया। उसका साइन है इस पंचनामा पे, विटनेस है वो RDX के सीजर का। बस बाद में हमें पता चलता है और ये साबित होता है कि मुकेश रबाडिया विशाल किशोर परमार का एम्प्लॉयर है। विशाल किशोर परमार कहता है कि मुझे नहीं पता मेरा एम्प्लॉयर इस केस में विटनेस है। अच्छा आप देखिए, एम्प्लॉई इज अ विटनेस टू द प्लांटिंग ऑफ RDX, जी an employer is a witness to the seizure of RDX, जी and they don't know each other, that they were involved in this case. It's just so much of a coincidence. अभी आप इन सब ऐसे बयान, ऐसे गवाह पे विश्वास करोगे तो आप किसी चीज में भी विश्वास कर सकते हो। या तो फिर आपका मतलब कोई आपका क्रिटिकल फैकल्टी है ही नहीं। जी जरा भी क्रिटिकल फैकल्टी हो, आप हंसने लगोगे ऐसे विषय, ऐसे एविडेंस पे। अच्छा तो एक चीज और है, दोनों विटनेस विशाल किशोर परमार और किशोर रबाडिया मल्टीपल टाइम्स पुलिस के गवाह बन चुके हैं उस केस के पहले। प्रोफेशनल विटनेसेस हैं दोनों। जी MCC कोर्ट ने उसके बाद भी कन्विक्ट कर लिया। मैंने आपसे कहा, इतना सारे एनोमलीज और इतनी सारी इनकॉन्ग्रुइटीज देखने के बाद भी MCC कोर्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी हुसैन साहब, लड़कों का बयान छोड़ दीजिए, ये झूठा उनका जो साबित हुआ अलग अलग तरीकों से, सब छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा और सबसे कन्विंसिंग सबूत इन लड़कों की इनोसेंस का ये है जी कि आज की तारीख पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट्स, जो बॉम्ब ब्लास्ट की उन्होंने चार्जशीट दर्ज की है, दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जी गुजरात पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस, हैदराबाद पुलिस, जो बॉम्ब ब्लास्ट वहां हुए, इन 3 अलग अलग स्टेट पुलिस वालों ने अपने चार्जशीट्स में ये लिखा है कि मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन ने किया है, जो राकेश वानी साहब ने भी 2008 में कहा था। जी जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जी इनका भी, पुलिस का भी ये नहीं कोई कहना है कि हम इंडियन मुजाहिदीन हैं। आज की तारीख पे NIA एक्ट इंडिया में लागू है। NIA एक्ट नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट है, जिसके तहत NIA स्थापित हुआ, क्रिएट किया गया। NIA is the premier investigating agency in the country and has the sole jurisdiction today to investigate terror offenses. NIA की वेबसाइट पे वो लोग कहते हैं कि ट्रेन ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन ने किया है, और आज तक कहते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा मुझ पे विश्वास कीजिए, इन पे गवर्नमेंट की एजेंसीज खुद कह रही हैं, और एक नहीं बथेरे, कि ये ब्लास्ट किसी और ने किया है। और फिर भी ATS इन बच्चों के पीछे पड़ी है। अभी उन्होंने, महाराष्ट्र सरकार ने अपील डाला है सुप्रीम कोर्ट में। अभी आप देखिए सर, जब कोई घटना होती है और अब गलत आदमी को उसमें फंसाते हैं, तो ये जो गलत आदमी को सजा लगेगी, वो असली दोषी जो है उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाती है। राइट और वो आज तक करते रहेगा, फारिग मतलब फ्री है, कुछ भी कर सकता है। जी उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सोचिए, आपने उसको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी, आपको आज इसके बाद कोई कुछ हाथ नहीं लगाएगा।
गलत आदमी को इतने भारी क्राइम में फंसाने से यू आर इंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी, यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग इट. Please understand, the people who are meant to protect national security have today undermined it by falsely implicating innocent persons. They have betrayed not only society and the nation, they have betrayed the victims of this crime. और सर, वो हमारे देश का संविधान कहता है कि भले 10 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक गुनहगार, संविधान नहीं कहता, ये प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का जी, कि भले 10 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं और होना चाहिए. ये देखिए, इसका खास करके मैं आपको बताता हूँ टेरर ऑफेंसेस में महत्व कितना है जी, कि आप गलत आदमी को, जब आप इतने बड़े कांड में गलत आदमी को सजा देते हैं तो असली आदमी और कांड कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फ्री है. तो फिर जब ये 13 लोग जो कन्विक्ट हुए, उसके हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की, और हाईकोर्ट में आपका जो मेन स्टैंड था आपका क्या था? आम तौर पे हाईकोर्ट जब आम मर्डर केस पे जो देखता है उसको कई कारण से अक्विट कर सकता है. या तो टेक्निकल रीजन हो सकता है, या कहेंगे कि हमने एविडेंस को दोबारा पढ़ा और हमें नहीं लगता है कि एविडेंस दिखाता है ये आदमी गिल्टी है, रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जिसे कहते हैं. जी, या हाईकोर्ट कह सकता है कि शक है, मगर मतलब हमें थोड़ा शक है प्रोसिक्यूशन केस पे, तो ये बेनिफिट हम इसको देते हैं, आरोपी को, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ देते हैं. टेरर केसेस में हालांकि लॉ तो एक ही है, आम केस और टेरर केस में लॉ तो एक ही है, जी, मगर हाई कोर्ट, अपेलेट कोर्ट कभी भी अक्विट नहीं करेगा जब तक वो कन्विंस नहीं हो कि आप इनोसेंट हो. टेक्निकल रीजन से आपको अक्विट नहीं करेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट देके अक्विट नहीं करेगा, और ना ही रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस से अक्विट करेगा, क्योंकि वो इतना प्रेशर में है. और आप सोचिए, अगर आपको अक्विट कर दिया और कल जाके आपने खुद फिर से कोई कांड कर दिया तो ऐसे बड़े केसेस में ये सच्चाई है कि हाईकोर्ट तभी अक्विट करेगा जब वो पूरी तरह से मॉरली एंड लीगली कन्विंस होता है कि ये गलत आदमी को फंसाया गया है. और ये जो, जैसे मैंने बताया, जो आपको मैंने सबूत बताए हुसैन साहब, आप खुद ही देखिए, इस पे कोई विश्वास कर सकता है? इट इज लाफेबल. सर ये अजीब है ना कि एमसीयूसी कोर्ट सबको कन्विक्ट करता है और हाई कोर्ट सबको निर्दोष साबित करता है. मतलब इतना जबरदस्त टर्न अराउंड. ये अनफॉर्चुनेटली ये पहला केस ऐसा नहीं है जैसे इसमें हुआ है. आप अगर राजीव गांधी का असैसिनेशन केस देखिए, जी, 26 लोगों को केस में आरोपी बना के खड़ा किया था. ट्रायल कोर्ट ने 26 के 26 को कन्विक्ट करके सजाए मौत दी. जी, पहला अपील, वो टाडा केस था तो हाई कोर्ट पे अपील नहीं होता था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट. पहले अपील में 19 को सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट कर दिया और कहा देयर वाज एन एम्बैरेसिंग लैक ऑफ एविडेंस. तो ये एम्बैरेसिंग लैक ऑफ एविडेंस के होने के बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा कैसे दी, और सजाए मौत. तो ये जब हाई कोर्ट ने इनको जो निर्दोष साबित कर दिया, उसके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई जिसपे उन्होंने स्टे कर दिया था, वो क्या था? बिना बहस का स्टे हुआ, और इस स्टे के ऊपर कई लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है काफी सुप्रीम कोर्ट का, जी, कि बिना बहस के, बिना कारण दिए आप हाई कोर्ट का जजमेंट कैसे स्टे कर सकते हैं. जी, क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने स्टे, मैं आपको बताता हूँ. हालांकि उन्होंने लिखा नहीं है, जजमेंट में कोई रीजन नहीं दिया स्टे के. मेन रीजन ये है कि हाई कोर्ट ने जो ये जजमेंट में हमारी काफी बहस मान ली, इनफैक्ट सारी की सारी ही मान ली, जी, उसमें सर्टेन उन्होंने कुछ लॉ फाइंडिंग्स लिखे हैं हाई कोर्ट ने. हाई कोर्ट ने. क्या मुद्दे थे बेसिकली आप? एमसीओसी ट्रायल्स पे, अच्छा, कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर एमसीओसी, कन्फेशंस कैसे रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या सवाल नहीं पूछे तो कन्फेशन क्यों डिस्कार्ड करना चाहिए. अगर ये स्टे नहीं करते तो ये नया लॉ जो हाई कोर्ट ने ले डाउन किया है इस केस में, वो बाकी केसेस, पेंडिंग केसेस पे लागू होता, जी, और काफी, और सरकार को इससे काफी मतलब नुकसान होता, केसेस गिर जाते. जी, और ये जब पहली बार जब लॉ लगाया है, ये मतलब ये फाइंडिंग्स की हैं लीगल पॉइंट्स पे, तो सरकार का भी हक है कि इसको एक बार जांच की जाए, इसको टेस्ट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में. तो बिना उसके सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट, एक चैलेंज बिना उसके किए, कैसे उसमें आप, हाउ कैन यू अलाउ इट टू स्टैंड एंड इफेक्ट पेंडिंग ट्रायल्स. जी, इसलिए मेरे को लगता है, मुझे ये मतलब अगर आप मुझे पूछे कि बिना what was there in the heart of the Supreme Court, why did they, even though they didn't bring it to their lips, why did they do it, जी, what are the reasons? जी. They have not given reasons, but I think these may be the reasons why the Supreme Court stayed.
only the precedential value. जी They have not stayed the whole judgment. जी. They have only stayed the precedential value of this judgment on the lower courts. So what is the presidential value? समझाइए ना ऑडियंस को. जी जब कानून में प्रेसिडेंट होता है कि एक बार किसी कोर्ट ने लीगल पॉइंट पे रूलिंग दी है, जी वो रूलिंग लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होती है. जी. लोअर कोर्ट्स को उसका पालन करना पड़ता है. वो लीगल पॉइंट पे रूलिंग, लीगल रूलिंग्स का लोअर कोर्ट को पालन करना पड़ता है. जी दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट. हायर कोर्ट का रूलिंग लीगल पॉइंट पे लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग है. जी. तो अगर उसको आप स्टे नहीं करते रूलिंग्स पे, लीगल प्रेसिडेंशियल वैल्यू, अगर आप उस पे स्टे नहीं डालते तो वो सारे पॉइंट्स लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग थे, और फिर वो जो पेंडिंग एमसीयूसी ट्रायल्स है उन पे बहुत असर पड़ता. अच्छा. तो बिना एक बार चेक किए हुए, देखने, जांच किए, स्क्रूटनी किए वो लीगल फाइंडिंग्स पे, शायद इट वुड नॉट हैव बीन राइट टू लेट देम ऑपरेट एज प्रेसिडेंट्स ऑन द लोअर कोर्ट्स. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट फेल्ट. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लड़कों पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. जजमेंट ऑफ एक्विटल इज देयर. हाँ They have been released from prison. जी. There is no doubt about their acquittal. That has not been touched at all. ओके. Only the precedential value has been affected for the dependency of the appeal. क्यों हाई कोर्ट का जो फैसला है वो लोअर कोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा? बस Legal points पे, लीगल पॉइंट. सिर्फ legal points. बस उसी हद तक स्टे किया है. मतलब उनको निर्दोष साबित करने के उस खिलाफ पे कोई स्टे नहीं है. कोई उस पे stay कोई नहीं. स्टे बिल्कुल नहीं. तो अब मैं खाली थोड़ा सा एक पेचीदा सवाल पे आपके जाऊं कि ये जो 19 साल इन लोगों ने निर्दोष होते हुए जो गुजारे हैं जेल में, आपको लगता है इसका कोई मुआवजा होगा? इसके लिए कोई सरकार कोई हर्जाना देगी? क्या होगा? कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है किसी और केस में कि ऐसे केसेस में जब बहुत सालों के लिए लोगों को जेल में रहना पड़ता है, उसके बाद उनको अक्विट किया जाता है, तो सरकार को उनको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए. जी. मेरी राय में सरकार को ये करना ही चाहिए, मगर पहले सरकार को ये कबूली देनी चाहिए कि हमारे से गलती हुई है. अच्छा. इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अक्यूज्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विक्टिम्स, जी. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. एक बार जब तक ये कबूली नहीं देंगे, वो असली आदमियों के पीछे नहीं जाएंगे. असली आदमी जिसने ये किया है वो पकड़े नहीं जाएंगे. जब तक सरकार की तरफ से ये कबूली नहीं आती है, ये एडमिशन नहीं आता है कि हमसे गलती हुई है, हमने गलत किया, हमने गलत लोगों को फंसाया है, गलत लोगों को हमें अभी फिर जाके असली आदमियों के पीछे मतलब इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ये किसने किया. जी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार पहले ये कहे कि हमसे गलती हुई है. फिर गलती हुई है, एक बार उन्होंने माना, तो फिर जरूर उनको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए. 19 साल इन लोगों की जिंदगी आपने तबाह कर दी. 19 साल जेल में रहे. जी. जवानी तो अधेड़ में आ गए. और क्या क्या उन पे बीती है, उनके घर फैमिली मेंबर्स पे क्या क्या बीती है. 19 साल टेररिस्ट का धब्बा लेके उनके फैमिलीज जी रहे हैं. जी. आप सोचिए उनको कितना उन सोसाइटी ने उनको ऑस्ट्रेसाइज किया है. ये कभी भी फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मतलब इट्स नेवर गोइंग टू बी इनफ, बट इट्स स्टिल व्हाटएवर इट इज द मैक्सिमम शुड बी गिवन. तो ये सरकार केस को रीओपन कर सकती है अब भी? बिल्कुल कर सकती है. विक्टिम्स को डिमांड करना चाहिए. जी. और अगर सरकार नहीं करे तो विक्टिम्स को डिमांड करना चाहिए जी. कि आप एक एसआईटी सेटअप कीजिए. इंडिपेंडेंट हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स, रिटायर्ड जजेस, मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, जो ये जांच करे कि किसने किया, और ये जो आपने सबूत पेश किया, ये झूठा सबूत किसने पेश किया, किसने मैन्युफैक्चर किया, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए. इन लोगों को मौत की सजा मिलने वाली थी. जी. एक आदमी जेल में मर गया इनमें से. मर गया जेल में? और क्या, एक कमाल जेल में मर गया इंतजार करते करते अपील की सुनवाई के लिए. बीमारी से, कोविड में, कोविड. अच्छा. तो मेरा आखिरी सवाल सिर्फ सर ये है कि वो जो 2008 में जो राकेश वाहिया साहब ने चार्जशीट फाइल की थी इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेते हुए, क्या वो केस कभी भी टच किया गया? आज तक वो ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है. ये दिखाता है, ये इनका शोज द मैल इंटेंट, द मैलिफाइड इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट. चार्जशीट फाइल आज 2000, आप सोचिए, इट इज द लॉन्गेस्ट पेंडिंग टेररिस्ट ट्रायल इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री. इट हैज नॉट इवन स्टार्टेड. 2008 का केस अब तक आपको कोई और केस ऐसा नहीं मिलेगा. महाराष्ट्र स्टेट में आपको और कोई केस नहीं मिलेगा जो 2008 में दर्ज किया गया हो और आज तक शुरू नहीं किया गया हो. मैं आपको दावे से कहता हूँ, कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, ये इकलौता ऐसा केस होगा. 17 टेरर और नॉन टेरर सब मिला के. 17 चोरी का केस भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा जो 2008 में दर्ज किया गया हो चार्जशीट, और आज तक शुरू भी नहीं हुआ. और शुरू कौन करेगा आप सोचिए, कैसे करेंगे शुरू? हाँ, उनकी झूठ निकलती है, साबित होती है. They would have done parallel investigation. एक अलग हो सकता था, एक अलग इन्वेस्टिगेशन कर लेते थे.
travesty of justice, isn't it? देखिए एक और चीज है जैदी साहब, ये जो पब्लिक मीडिया जो इतना उछलने लग जाती है एक बार पुलिस की चार्जशीट आती है जी और अपनी पूरी कहानी बना देती है कि चार्जशीट के आधार पे पूरी कहानी बना देती है कि ये लोग गिल्टी है, जी क्योंकि चार्जशीट कहता है गिल्टी है। correct. और एक बार ट्रायल कोर्ट का स्टैंप लग गया गिल्टी है तो फिर और भी कंफर्म हो जाता है इनके दिमाग में। प्लीज रिमेंबर, डू नॉट रिलाई ऑन पुलिस चार्जशीट्स। इन टेरर केसेस ट्रायल कोर्ट verdicts are also very suspect. Please wait for appellate scrutiny. हमने ये देखा पुलिस चार्जशीट में क्या क्या इतने तगड़े सबूत जैसे पेश किए हैं, वो आप सोचोगे कि जरूर ये लोग गिल्टी है। आप देखिए इस केस में हाई कोर्ट ने जजमेंट ने करीब सरकार के 80-90 बहस आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट किए, सब के सब रिजेक्ट करती है। 80-90 करीब सब मिला के इन सब आरोपी के खिलाफ सब के सब एक नहीं एक्सेप्ट किया, हाई कोर्ट एक आर्ग्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट किया। सोचिए, एक सबूत भी एक्सेप्ट किया सिवाय इसके कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लोग मरे हैं, लोग घायल हुए हैं, बस। दैट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट दैट्स राइट। जी इनके खिलाफ एक सबूत नहीं एक्सेप्ट किया, एक छोटा सा तिनका का सबूत भी नहीं एक्सेप्ट किया। तो मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, क्या पॉसिबल नहीं कि ये सिमी के लोग ही इंडियन मुजाहिदीन के लोग हों और ये उन्हीं लोगों ने किया हो? जो कह रहे हैं कौन कह रहा है भाई? पुलिस भी नहीं ये कह रही है। कौन कह रहा है कि ये इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं? कोई नहीं कह रहा है। इनमें से 13 में से सिर्फ 2 या 3 के प्रीवियस सिमी केसेस हैं, सिमी के मेंबर होने के केसेस हैं। बाकी कोई क्रिमिनल केस ही नहीं है कि किसी पे एक क्रिमिनल छोटा क्रिमिनल केस नहीं है किसी पे। आप जानते हो इंडियन मुजाहिदीन के लोगों पे कितने क्रिमिनल केसेस हैं? बहुत से। पूरे देश में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं सब पुलिस कह रहे हैं वो इंडियन मुजाहिदीन ने किए हैं, इनके ऊपर एक केस भी नहीं है। सर फिर वो आरडीएक्स आया कहाँ से? वो प्रेशर आप बिल्कुल सही, मैं आपको वही बताता तो हूँ, फिर हुआ सब कैसे? मैं आपको 200 किलो आरडीएक्स जो यूज हुआ, क्या क्या हुआ सर? बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जी देखो, जो आरडीएक्स आया असल में मुझे लगता है ये पाकिस्तान से या कहाँ से आया मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ जी कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जी जो पुलिस ने दिखाया कि इनसे आरडीएक्स जब्त हुआ है, हाँ ये पूरा प्लांट किया गया है एसीपी शिंगाल ने। और ये कब, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। ये हुआ 2006 में इस केस जुलाई। उसके कुछ ही महीने बाद 2006 मालेगांव ब्लास्ट हुआ, जी वो भी एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें एसीपी शेंगाल को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया, जो इस केस 2006 में शुरुआत का सारा इन्वेस्टिगेशन, अरेस्टिंग ऑफ द अक्यूज्ड एंड आल्सो सीजर ऑफ आरडीएक्स, मोस्ट ऑफ इट वाज डन बाय शेंगाल। उसी आदमी को मालेगांव 2006 में आईओ बनाया। अच्छा, मालेगांव 2006 में क्या हुआ? मुस्लिम मेजॉरिटी टाउन, शबे रात की रात, जी मस्जिद कब्रिस्तान के बाहर दीवारों पे बॉम्ब, घायल मोस्ट ऑफ द लोग मुसलमान, और पकड़े गए कौन? मुसलमान। और एसीपी शेंगाल ने उनको पकड़ा, करीब 11 लोग थे, कितने लोग? 9 थे, कितने थे? एसीपी शेंगाल इनको पकड़ता है, कहता है, और उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करता है, कहता है कि इन सब ने कन्फेशन दिया, हमने इनके कन्फेशन रिकॉर्ड किए, इनसे आरडीएक्स मिला है, आरडीएक्स जब्त हुआ है। इनमें से एक अप्रूवर बनाता है जो सौगंध खा के कहता है कि इन सब ने किया, मैं भी मौजूद था, इन सब ने बॉम्ब डाला, मीटिंग की, ये किया, वो किया। और इन 9 में से जितने भी लोग थे, 2 लोग 7/11 ट्रेन ब्लास्ट में शामिल थे, मोहम्मद अली और आसिफ बशीर खान, अक्यूज नंबर 13 और अक्यूज नंबर 6। वो लोग ने वो जो आरडीएक्स ट्रेन ब्लास्ट से बचा था इस केस में लेके यहाँ मालेगांव में डाला है। ट्रेन ब्लास्ट का आरडीएक्स बचा हुआ इन्होंने मालेगांव में डाला है जी ये चार्जशीट डालता है शेंगाल। ये केस बाद में एनआईए को ट्रांसफर होता है, एनआईए पूरा री इन्वेस्टिगेशन करता है, सारे फॉर्मल चार्जशीट डालता है कुछ करीब 8 या 10 हिंदू आरोपियों के खिलाफ, और ये कहता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव में इन लोगों ने नहीं किया, हिंदू आरोपियों ने किया। और कहता है कि हमने एटीएस का सारा इन्वेस्टिगेशन चेक किया, वो हमें जरा भी सच नहीं मिला उसमें, और हम उससे सहमत नहीं है, और ये कारण है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। यहाँ तक कि एसीपी शेंगाल के चार्जशीट में एक विटनेस को
2 अलग-अलग पंचनामे में मौजूद दिखाया गया है, उसी दिन उसी टाइम अलग-अलग जगह पे। और एसीपी शेंगाल ने उनसे आरडीएक्स हिंदू मुसलमान आरोपी से आरडीएक्स जब्त किया दिखाया है। तो वो तो एनआईए खुद ही कह रहा है फॉल्स है। वो चार्जशीट को फाड़ के फेंक दिया डस्टबिन में। एक आदमी जो फॉल्स कर सकता है, फॉल्स प्लांटिंग आरडीएक्स कर सकता है, दोबारा नहीं कर सकता। उस पे क्या विश्वास डालोगे, रखोगे? ऐसे लोग ऐसे these are a stain and in it is because of such officers that Mumbai police has such a bad name. They should be publicly punished and hanged and hung out to dry. They should be exposed. You don't take action against them. You let them continue in service. To let them have an unblemished record. You will find police officers continuing to manufacture evidence and fabricate evidence and implicate false persons. If you want to stop the implication of false persons, which is the greatest threat to national security in terror cases, you must take action against these police officers who have falsely implicated these persons, who were in charge of the investigation, who were heading of the ATS, and who were heading Mumbai police at that time. सो लेकिन अब जो आप बता रहे हैं एनआईए ने जो हिंदू आरोपियों को पकड़ा था वो भी तो निर्दोष साबित हो गए, वो भी तो कोर्ट से बरी हो ही गए ना। कौन से केस में? मालेगांव के अंदर। नहीं, ये 2006 की बात है सर। अच्छा, वो तो ट्रायल ही शुरू हुई कैसे? मैं आपको कहा ना 2006 की ट्रायल ही नहीं शुरू हुई। ट्रायल शुरू नहीं हुई है। मलेगांव का भी 2006 का ट्रायल नहीं शुरू हुआ। एटीएस का वो इन क्राइम ब्रांच की जो चार्जशीट थी जी, जो राकेश मरिया साहब ने दर्ज की, जी, उसका ट्रायल नहीं शुरू हुआ। हाँ, और मलेगांव का भी ट्रायल 2006 का ट्रायल नहीं शुरू जो हुआ। मुस्लिम लोगों का जो था, बट जो नहीं, हिंदू आरोपी नहीं, हिंदू मुस्लिम लोगों को तो डिस्चार्ज कर दिया। हाँ, एनआईए ने जब चार्जशीट फाइल की जी, तो उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। जी, और जिन लोगों को, मुसलमान लोगों को शेंगाल ने गिरफ्तार किया था, हाँ, उनको तो डिस्चार्ज कर दिया कोर्ट ने। डिस्चार्ज बरी कर दिया, बिना ट्रायल के डिस्चार्ज कर दिया। और वो हिंदुओं के आरोपी के खिलाफ आज तक ट्रायल नहीं शुरू हुई है। मलेगांव 2006 में, जी, आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुई है। वेल आई मीन ये काफ़ी भाई आपने संजीदा गंभीर बातें बताई आपने चौधरी साहब। इट्स रियली स्टनिंग, आई मीन टू यूज़ एन अंडरस्टेटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हम लोगों से बात की और हम लोगों की आंखें खोल दी आपने। ये कानून की व्यवस्था में जो इस कदर ज़्यादा लूपहोल्स हैं और जिसका फ़ायदा उन मुजरिमों को हो गया जो फ़रार हो गए हैं और कानून के लंबे हाथों की जकड़ में नहीं आ पाए हैं। चौधरी साहब को कहना है कि उन लोगों को आई मीन कानून जाके उनको गिरफ्तार करे और उनको जाके सज़ा दे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आई थिंक सरकार को इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब और आप सबको बहुत धन्यवाद। आप हमें अपने कमेंट बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।